हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको IUPAC नामकरण डिस्कस करके दे दिया था। जो वहाँ पे मैंने एक और बात बताई थी आपको कि आज मैं आइसोमेरिज्म या समावयवता पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मेरे को थोड़ा सा ध्यान में आई है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आज ध्यान में क्या आई है कि कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन जाता है कि IUPAC नाम तो दे देगा आपको लिखे हुए, आपसे पूछ लेगा इसका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ना उसका फॉर्मूला लिख दो। सो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए नाम के बेस पर। तो इसके लिए बहुत सारे बुक्स होती हैं जिनमें दिए हुए हैं ट्रिक्स कि ऐसे करो वैसे करो। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस नाम पढ़ो, नाम पढ़ने के बाद जो जो उसमें पॉइंट लिखे हुए उन पॉइंट पर फोकस करोगे ना तो आपको नाम आराम से आ जाएगा। कोई ट्रिक पे जाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं बनता। इतने सारे रूल पढ़ोगे, कहीं कहीं बुक में तो 8-9 रूल उसके लिए भी दिए गए हैं कि नाम से आपको कैसे जाना है फॉर्मूले में। तो इतने रूल अगर हम पढ़ने लगे, वो भी 5-6 साल में एक बार ऐसा हो जाता है कभी कभार कि आ जाए क्वेश्चन। ऐसा डेली डेली होता नहीं है कि हर हर साल ऐसा नहीं होता कि आपका क्वेश्चन बन ही रहा है। ऐसे अचानक बन जाता है कभी कभार, किसी एग्जामिनर के माइंड में आ जाता है कि थोड़ा क्रिएटिविटी कर लेते हैं इस टाइम पे, तो ऐसा हो जाता है कभी कभार। तो उसके लिए हम फिर से 9 या 10 रूल पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आए तो फिर ऑर्डिनरी क्या बोलते हैं उसको, बड़ा ऑड सा फील होता है कि नहीं है कि इतना मेहनत किया और कुछ भी नहीं आया। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस नाम पे फोकस करो, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या पूछ रहा है और आपको क्या लिखना है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो एक क्वेश्चन बन गया आपसे कि ये लिख दिया इसने सोडियम, ठीक है, स्पेस छोड़ के लिख दिया टेट्राक्लोरिडो सोडियम टेट्राक्लोरिडो जिंकेट सेकंड। सपोज करो इसने क्वेश्चन में लिख दिया आपको टेट्राक्लोरिडो जिंकेट सेकंड लिख दिया है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। सो कैसे फाइंड करेंगे, अभी देखो आपको सोडियम दिया गया है, टेट्राक्लोरिडो दिया है, सेकंड भी दिया गया है। आप बस ये ध्यान रखो, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। सेंटर मेटल एटम के साथ क्या जुड़ा हुआ वो लिख दो। जिंकेट का मतलब जिंक है, सेंटर मेटल एटम तो जिंक है। जिंकेट क्यों लिखा गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर आपका नेगेटिव चार्ज आया होगा। अंडरस्टूड पॉइंट है। सोडियम इसने पहले लिख दिया है, सोडियम अगर है तो सोडियम पॉजिटिव में निकला होगा तो कॉम्प्लेक्स पर तो नेगेटिव चार्ज आया ही होगा। ये तो अंडरस्टूड पॉइंट है, ठीक है। इसलिए जिंक की जगह जिंकेट लिख दिया इसने। टेट्रा है, टेट्रा का मतलब 4 है, क्लोरिडो का मतलब Cl है, तो 4 Cl है भाई। तो ZnCl4 है, ये तो कॉम्प्लेक्स के अंदर है। अब कॉम्प्लेक्स के बाहर है सोडियम, और अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर सोडियम है तो सोडियम कितने होंगे, सोडियम कितने होंगे ये इसने बता रखा है खुद। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर 2 कब आ सकता है, यह है 4 नेगेटिव, यह है 1 पॉजिटिव। 4 नेगेटिव 1 पॉजिटिव का मतलब 3 नेगेटिव बनेगा, और 3 नेगेटिव अगर x के इक्वल टू में जाएगा तो वो +3 जाएगा, यानी कि नंबर अभी सेट नहीं हुए। तो 4 नेगेटिव में से अगर मैं Na की संख्या कितनी लिख दूं, 2 लिख दूं, तो 4 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, टोटल आएंगे 2 नेगेटिव, और x - 2 = 0, x = आ जाएगा +2। क्लियर हो रही ना बात। यानी कि सोडियम के नंबर जब तक हम 2 नहीं लिखेंगे तब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्राप्त नहीं होगा। बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जैसे एक और है, ये मान लो आपसे पूछ लिया इसने, सोडियम ही पूछ लिया, चलो सोडियम ट्राई ऑक्सीलेटो, सोडियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट थर्ड। ये माना कि इसने पूछा है आपसे सोडियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट थर्ड, ठीक है। अब इसका आपको IUPAC नामकरण करना है। मैंने पहले कहा सोडियम है तो सोडियम तो रहेगा आपका स्फीयर के बाहर, क्योंकि स्पेस दे रखा है ना, ये धनायन है और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फिर ऋणायन हो चुका है। तो ये धनायन आया, और कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्राई ऑक्सीलेटो है, कोबाल्टेट है। कोबाल्टेट टेट क्यों लगा, 8 क्यों लगा, 8 इसलिए लगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है।
तो आप कोबाल्टेट से आप कोबाल्ट ही लिखोगे सेंटर मेटल एटम। इसके बाद ट्राई ऑक्सिलेटो है, ऑक्सिलेटो 3 है यानी कि C2O4 का क्या है, होल थराइड्स है। अब बस इसी के नंबर तो गिनने हमें। देखो एक ऑक्सिलेटो पर -2 चार्ज होता है, तो 3 ऑक्सिलेटो पर कितने चार्ज होंगे, -6 चार्ज होंगे। -6 में से अगर आप एक +1 हटाओगे तो ये -5 हो जाएगा, यानी कि x -5 हो जाएगा, और x -5 = 0, x = हो जाएगा +5। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 6 नेगेटिव है तो पॉजिटिव कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। तो हम लिख देंगे इसको Na3CO C2O4 का होल थ्राइस। अब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, ये हो गया x, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +3 = 0, और x हो जाएगा आपका +3। ठीक है, तो ये जो आयंस होते हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर से इनके नंबर हमें पता चल जाते हैं। मैंने आपको पहले कहा आयनों में ट्राई, डाई, ट्राई इत्यादि तो लिखा नहीं होता है, बाकी लिगेंड में तो डाई, ट्राई इत्यादि लिखा होता है। तो लिगेंड का नामकरण करने में तो आपको दिक्कत, लिगेंड से फॉर्मूला बनाने में तो दिक्कत होने वाली है नहीं। इसमें डाई, ट्राई नहीं होता है, लेकिन इसके बदले यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर से हमें पता चल जाएगा कि आयंस के नंबर कितने हैं। ठीक है, अगर आपको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स देने में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। अगर कोई आयन ही नहीं है, यानी कि उदासीन कॉम्प्लेक्स का आपको नामकरण दिया हुआ है, फिर तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो आप अपने आप लिख दोगे। कैसे, जैसे चलो मैं एक और फॉर्मूला बनाता हूं। आपको धनायन और ऋणायन कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर पर फोकस करना, उससे आपको धनायन या ऋणायनों की संख्या का पता चल जाएगा। लेकिन अगर उदासीन कॉम्प्लेक्स है ना, एज लाइक आपसे एक नामकरण में उदासीन कॉम्प्लेक्स का लिखकर उसका फॉर्मूला पूछ लेता हूं, जो मैंने आपको करवाया हुआ। सपोज करो आपसे पूछ लिया है ट्राई एमीन, देखो कितना इजी होता है, ट्राई एमीन ट्राइक्लोरो, ट्राई एमीन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड, वन वर्ड नेम है, यानी कि उदासीन कॉम्प्लेक्स है। अपने आप पता चल रहा है 3 एमीन है, 3 क्लोरो है और 1 कोबाल्ट है। तो कुछ नहीं करना है, आपको CO लिख देना है, Cl कितने हैं, 3 है, और NH3 कितने हैं, 3 है। बस इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप निकल के आ चुका है। x -3 0 = 0, तो x -3 = 0, तो x कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। देखो कितना ईजी होता है इसको बनाना, है कि नहीं है। तो जो जो नाम लिखा है बस वो आपको लिख देना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो बना लोगे ना फॉर्मूला तो। अच्छा, एक धनायनी कॉम्प्लेक्स का बना के देखते हैं। ठीक है, सपोज करो आपसे पूछ लिया पेंटाएमीन, ठीक है, पेंटाएमीन क्लोरो, पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड, और स्पेस छोड़ के लिख दिया क्लोराइड, स्पेस छोड़ के लिख दिया क्लोराइड। अब देखो ये आप स्पेस छोड़ के क्लोराइड लिखा, यानी कि ये धनायनी कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स में जो जो चीज लिखी है ना वो आप डायरेक्ट लिख दो। पेंटाएमीन लिखा है, कोबाल्ट लिखा है, तो कोबाल्ट लिख दो, पेंटाएमीन है, 1 क्लोरो है तो 1 Cl लिख दो, और 5 क्या लिख दो, एमीन लिख दो। ये हो गया आपका NH3 का होल 5। अब आपसे ये पता करना है आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है, तो ये क्लोराइड कितने होने वाले। देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो एक तो इसकी वजह से आया होगा, Cl नेगेटिव की वजह से, 2 किसकी वजह से आएंगे, 2 इस क्लोराइड की वजह से आएंगे, यानी कि ये क्लोराइड कितने होंगे, यहाँ पे 2 ही तो होंगे। तो अब निकल के आ गया। मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान में रखना है, बस जितने नेगेटिव होंगे इक्वल टू में उतने पॉजिटिव हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर नेगेटिव तो एक ही था, इसलिए +1 आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन यहाँ पे +3 आ रहा है। +3 आ रहा है मतलब क्लोराइड कितने होंगे, एक तो इसकी वजह से आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आ रहे होंगे, सेंटर मेटल पर, इसकी वजह से आ रहे होंगे ना। तो ये क्लोराइड कितने होंगे, 2 ही तो होंगे, बात खत्म है। तो ऐसे करते हैं हम IUPAC नामकरण से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो अब आप ऐसे निकाल सकते हो। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, प्रैक्टिस करना। अब क्या करना, आप उल्टा करना। पहले क्या करना कि कुछ जो एग्जाम्पल आपने किए हैं बुक्स से, उन बुक्स के एग्जाम्पल से आपने नामकरण तो कर लिए होंगे। अब आप क्या करना, उन नामकरण को पकड़ के उसका फॉर्मूला बनाने की प्रैक्टिस करना। या कोई दूसरी बुक्स होती है ना, आप प्रिफर करते हो, कोई ना कोई बुक्स तो प्रिफर करते होंगे आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, तो उसमें जो भी एग्जाम्पल होंगे उस एग्जाम्पल से आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्मूले बना दो, उनके नाम लिखो
और फिर उनसे फॉर्मूला बनाना स्टार्ट कर दो, तो आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज आइसोमरिज्म पर, समावयवता पर। समावयवता क्या होती है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचना और त्रिविम व्यवस्थाओं में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, क्या कहलाते हैं, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। उस परिघटना को हम समावयवता कहते हैं। ये तो है समावयवता की डेफिनेशन। डिफरेंस किस में होता है, डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में और स्पेशल अरेंजमेंट में। एक तो त्रिविम व्यवस्था में डिफरेंस होता है और एक संरचना में डिफरेंस होता है। इसलिए समावयवता जो है वो दो प्रकार से क्या की गई है, वर्गीकृत की गई है। एक होती है आपकी संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। ठीक है, जिस प्रकार से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे उसी प्रकार से डेफिनेशन तो यहाँ पे भी वही बनेगी कि ऐसे दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचना और त्रिविम व्यवस्थाओं में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, क्या कहलाते हैं, समावयवी संकुल यौगिक कहलाते हैं। और इस परिघटना को हम समावयवता कहते हैं। क्योंकि संरचना में डिफरेंस आ रहा है इसलिए ये संरचनात्मक समावयवी भी हो सकते हैं, और त्रिविम व्यवस्था में अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो त्रिविम समावयवी होंगे। ठीक है, तो ऐसे दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार समान होंगे, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में क्या हो रहा होगा, डिफरेंस आ रहा होगा। स्ट्रक्चर में डिफरेंस का मतलब हम ये सोच सकते हैं कि मेटल टू लिगेंड जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट हो रही हो। ठीक है, तो अगर मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग डिफरेंट हो रही है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। और अगर मेटल के चारों और लिगेंड के स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस आ रहा है तो वो आपकी क्या है, त्रिविम समावयवता है। तो अगर स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि त्रिविम व्यवस्था या दिक् स्थान व्यवस्था जिसको कहते हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है तो वो त्रिविम समावयवता है। और मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग में अगर डिफरेंस आ रहा है, अगर मेटल का लिगेंड के साथ कनेक्शन जो है या लिगेंड का मेटल के साथ जो कनेक्शन है या जो बॉन्डिंग है वो अगर डिफरेंस है तो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है। ठीक है, तो ऐसे तो कोई आपसे पूछता नहीं कि त्रिविम समावयवता की परिभाषा लिखिए या संरचनात्मक समावयवता की परिभाषा लिखिए, ऐसा तो कोई पूछता नहीं है। लेकिन अगर पूछ भी ले तो मैंने बता दिया है और नोट्स में भी लिखे हुए हैं डेफिनेशन। मेजर क्या, इसके जो पार्ट होते हैं ना उससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि संरचनात्मक समावयवता को हमने फर्दर क्या किया है, वर्गीकृत किया है आयनन संरचनात्मक समावयवता में, हाइड्रेट संरचनात्मक समावयवता में, बंधन या बंधक भी लिखा गया है। आपकी बुक में बंधक लिखा गया आरबीसी में, तो बंधन या बंधक एक ही बात है। लिंकेज आइसोमरिज्म इसको कहते हैं, या उपसह संयोजी संरचनात्मक समावयवता। पांचवा होता है आपका लिगेंड संरचनात्मक समावयवता, और छठा है उपसह संयोजी स्थिति समावयवता। उपसह संयोजी स्थिति समावयवता। एक और भी है पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण संरचनात्मक समावयवता, बट वो आरबीसी में नहीं है इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। वैसे त्रिविम समावयवता जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, विन्यासी और स्वरूपण जिसको कहते हैं। और उसके बाद विन्यासी, प्रकाशिक और ज्यामिति में क्या हो जाती है, फिर से डिवाइडेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में त्रिविम समावयवता को दो प्रकार से ही वर्गीकृत किया गया है। पहली होती है आपकी ज्यामितीय समावयवता और दूसरी होती है आपकी प्रकाशिक समावयवता। यानी कि हमें इतनी सारी चीजों के बारे में आइसोमरिज्म में पढ़ना है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट मैं यहीं से करूंगा। सबसे पहले आयनन समावयवता से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रेट, बंधन, उपसह संयोजी लिगेंड और उपसह संयोजी स्थिति समावयवता, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आयनन समावयवता के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आयनन संरचनात्मक समावयवता या आयनन समावयवता क्या होती है उस पर मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं। आयनन समावयवता या आयनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होती है। देखो, अब एक पॉइंट तो आपको लिखना ही लिखना है। वो क्या है, वो है कॉमन पॉइंट।
कि ऐसे दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार समान होते हैं। अब ये आपको हर समाव्यवस्था में लिखना है, मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। मेजर पॉइंट क्या डिफरेंस किसमें होता है, तो मैं हर पॉइंट के लिए, हर समाव्यवस्था के लिए डिफरेंस बताऊंगा आपको। बाकी एक पॉइंट तो आपको लिखना ही लिखना है कि ऐसे दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार क्या होता है, समान होता है। उसके बाद डिफरेंस क्या आता है, देखो अगर वो आयनन समावयवी संकुल यौगिक है तो उनमें डिफरेंस क्या होगा, अगर उनका हम जलीय विलयन बनाए, एक्वस सॉल्यूशन बनाए, तो एक्वस सॉल्यूशन में जो आयन प्रोड्यूस करेंगे वो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं आपको दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के देता हूं, एक है आपका CONH3 का होल COBr, लिखने का तरीका यही है, ठीक है। पहले नेगेटिव को लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, न्यूट्रल को लिखना है। लेकिन ऐसा किताब ने फॉलो नहीं किया तो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। COBr NH3 का होल 5 और आयनिक मंडल में आपका SO4 लिख दिया। और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो ये है COSO4, यहां आ जाएगा एंड देन आ जाएगा आपका NH3 का होल 5 और बाहर आ जाएगा Br, ठीक है। ये दोनों दिख रहे हैं आपको। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में कोबाल्ट है, दोनों में NH3 है 5, दोनों में एक Br है और दोनों में एक SO4 भी मौजूद है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं दोनों में CO भी है, दोनों में SO4 भी है, दोनों में Br भी है और दोनों में 5-5 NH3 भी है। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों ऐसे यौगिक हैं जिनके अणुसूत्र और अणुभार क्या है, अणुसूत्र और अणुभार क्या है, सेम है। लेकिन डिफरेंस किस में आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इनके आयनिक मंडल में। आयन क्या है, डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, यानी कि इनको मैं H2O में डिसॉल्व कर दूं, तो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये जो आयन प्रोड्यूस करेगा वो SO4 आयन प्रोड्यूस करेगा और ये जो आयन प्रोड्यूस करेगा ये Br आयन प्रोड्यूस करेगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से बनेगा COBr NH3 का होल 5 और आउटर मोस्ट सेल में आ जाएगा आपका 2 पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस निकल जाएगा आपका यहां से SO4 2 नेगेटिव। यहां क्या होगा, COSO4 NH3 का होल 5 स्फीयर पर +1 चार्ज और आउटर मोस्ट सेल से निकल जाएगा आपका एक Br नेगेटिव, ठीक है। तो ये Br आयन प्रोड्यूस कर रहा है और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका SO4 आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैंने क्या कहा है कि ऐसे दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये दो हैं, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो जिनके अणुसूत्र अणुभार तो सेम है, दोनों का सेम है। लेकिन अगर मैं इनका एक्वस सॉल्यूशन देखूं तो इनके एक्वस सॉल्यूशन में जो आयन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसके द्वारा Br आयन प्रोड्यूस किया जा रहा है और इसके कारण SO4 आयन प्रोड्यूस किया जा रहा है। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, मैंने स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर आयनाइजेशन नहीं पाया जाता। मैंने आपको कहा था ना पहले, आयनिक मंडल में ही आयनाइजेशन पाया जाता है। तो ये आयनिक मंडल में आयन प्रोड्यूस डिफरेंट हुए हैं। तो हम इसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जलीय विलयन में डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करते हो, जो आरबीसी ने भी लिखा है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आयनिक मंडल में जो आयन है ना वो डिफरेंट मौजूद होते हो। भाई अगर आयनिक मंडल में डिफरेंट आयन मौजूद होंगे तभी तो जाकर के डिफरेंट आयन क्या होंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे ना। अब इसको मैं इस प्रकार से समझ सकता हूं, अगर आपको प्रैक्टिकली पूछा जाए, प्रैक्टिकली कैसे इसको प्रूव करोगे कि इसमें SO4 आयन प्रोड्यूस हुआ है और इसमें Br नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ, कैसे पता चलेगा कि इसने SO4 2 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किया, इसने Br नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किया? कोई ना कोई प्रैक्टिकल तो किया होगा ना हमने, तभी तो पता चला होगा कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका क्या कर रहा है, SO4 नेगेटिव आयन 2 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है और एक वाला क्या कर रहा है, Br नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो कौन सा प्रैक्टिकल था, मैं उस पर आपको फोकस करवाने वाला हूं। हमने क्या किया, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अलग अलग सॉल्यूशन तैयार किया। एक को माना हमने A और दूसरे को माना हमने B। अब मुझे नहीं पता इन दोनों में से A कौन है और B कौन है, ना आपको पता है, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों कंपाउंड का अलग अलग सॉल्यूशन तैयार किया, एक को चिट A लिख दिया, एक को B लिख दिया। अब जिस
जिसको हमने ए सॉल्यूशन तैयार करवाया था उसके हमने 2 पार्ट और कर दिए, यानी कि एक कंपाउंड की जो सॉल्यूशन हमने तैयार किए थे, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सॉल्यूशन तैयार किया था ए वाला, उसके हमने 2 भाग किए और बी वाले के भी हमने 2 भाग किए। ठीक है, अब ये क्यों किए मैं बताता हूं अभी। ठीक है, बी वाले के भी 2 भाग किए और ए वाले के भी 2 भाग किए, और हमने क्या किया, अलग अलग ए में भी BaCl2 का सॉल्यूशन और AgNO3 का सॉल्यूशन मिलाया, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ए में भी मिलाया और बेरियम क्लोराइड तथा AgNO3 का सॉल्यूशन बी में भी मिलाया। तो हमें क्या मिला, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सॉल्यूशन ने तो BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप दिया और दूसरे वाले कंपाउंड के जो सॉल्यूशन था उसने AgNO3 के साथ क्या किया, येलो प्रेसिपिटेट दिया। मान लो कि इस ए कॉम्प्लेक्स ने BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी दिया। कैसा पीपीटी दिया, व्हाइट पीपीटी दिया, लेकिन AgNO3 के साथ कोई भी पीपीटी नहीं दिया। AgNO3 के साथ इस ए कंपाउंड ने कोई पीपीटी नहीं दिया, लेकिन BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी दिया। उसी प्रकार बी वाले कॉम्प्लेक्स ने AgNO3 के साथ तो येलो पीपीटी दिया, लेकिन BaCl2 के साथ कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं दिया। तो हम इससे एक चीज क्लियर कर देते हैं कि जो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है ये बेरियम सल्फेट के कारण बना है, और ये जो येलो प्रेसिपिटेट बना है ये AgBr के कारण बना है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में SO4 आयनिक मंडल में है, इसीलिए तो इसने BaCl2 के साथ क्या किया, BaSO4 दिया। AgNO3 मिलाने पर क्योंकि Br बाहर था ही नहीं, इसलिए AgNO3 का हमें कोई भी प्रेसिपिटेट प्राप्त नहीं हुआ, जबकि बी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Br नेगेटिव आयनिक मंडल में रहा होगा, और जैसे हमने इसका जलीय विलयन बनाया Br नेगेटिव आयन रिलीज हुआ। Br नेगेटिव आयन जैसे रिलीज हुआ होगा उसने Ag पॉजिटिव के साथ क्या बना दिया, Ag पॉजिटिव के साथ बना दिया आपका AgBr, जिसके कारण हमें क्या मिला होगा, येलो प्रेसिपिटेट मिला होगा। जबकि जब हमने बेरियम क्लोराइड मिलाया तो सल्फेट आयन तो मौजूद थे नहीं, क्योंकि सल्फेट तो कॉम्प्लेक्स के अंदर था और कॉम्प्लेक्स के अंदर डिसोसिएशन होता नहीं है। दैट्स वाई बेरियम क्लोराइड के साथ इसने कोई अवक्षेप नहीं दिया, यानी कि बी जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि इसमें Br आयनिक मंडल में है और ये Br प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, AgNO3 के साथ करते हैं, तो Ag पॉजिटिव Br के साथ क्या बना देगा, AgBr बना देगा। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन BaCl2 से करूंगा तो बेरियम के लिए SO4 कोई मौजूद है ही नहीं, तो अगर अलग से करवाता, ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, BaCl2 से करवा रहा हूं तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। उसी प्रकार ऊपर वाले की रिएक्शन अगर मैं किससे करवा दूं, BaCl2 से करवा दूं, तो Ba2 पॉजिटिव किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, SO4 के साथ बॉन्डिंग करेगा और BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाता हूं, AgNO3 के साथ करवाता हूं, तो Ag के साथ Br नेगेटिव बाहर है नहीं, तो इसके साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो हमें प्रैक्टिकली भी पता चल जाता है कि SO4 आयन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है और Br नेगेटिव आयन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो AgNO3 के साथ पीला अवक्षेप देगा, समझ जाओ उसमें Br नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस किया गया है, और जो आपका बेरियम क्लोराइड के साथ क्या करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, समझ जाओ सल्फेट उसमें बाहर है आयनिक मंडल में, और वो बेरियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। इस प्रकार से हम आयनन समावयवता में जो समावयवी यौगिक होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं, और उनके बारे में हम प्रैक्टिकली भी जान सकते हैं कि कैसे इनको आयनाइज करने पर डिफरेंट डिफरेंट आयन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो फाइनली एक बात तो समझ में आ गई, डेफिनेशन लिख दोगे आयनन समावयवता की, जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, भिन्न भिन्न आयन प्रोड्यूस करते हो। और इसका पता कैसे चला, इसका पता कैसे चला मैंने अभी भी बताया। अगर मैं इसकी रिएक्शन AgNO3 से करूंगा, चलो एक बार मैं रिएक्शन अलग से करवा देता हूँ, वहां पे कॉम्प्लेक्स हो गया होगा आप लोगों के लिए, तो मैं रिएक्शन अलग से करवा देता हूं। आपको ऐसे रिएक्शन लिखनी है अलग से, देखो जैसे ये आया COBr NH3 का होल 5,
और इसके बाहर आ गया आपका SO4। इसका आपको क्या बनाना है, एक्वा सॉल्यूशन बनाना। सपोज करो आपने इसका एक्वा सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, इसका एक्वा सॉल्यूशन बना। इसके एक्वा सॉल्यूशन में आपको क्या मिला देना है, एक तो मिला देना BaCl2 और एक मिला देना आपका AgNO3। तो AgNO3 के साथ नो पीपीटी, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। BaCl2 के साथ BaSO4 के कारण क्या आ जाएगा आपका, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो व्हाइट पीपीटी आएगा, हमें क्लियर हो जाएगा इसमें सल्फेट जो है वो बाहर है। दूसरे कॉम्प्लेक्स में देखो COSO4 अंदर हो जाएगा, NH3 का होल 5 और बाहर आ जाएगा आपका Br नेगेटिव आयन। अब यहाँ AgNO3 से अगर आप लोग रिएक्शन कराओगे इसकी, तो ये बनेगा आपका AgBr का कैसा पीपीटी बनेगा, येलो पीपीटी बनेगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाने वाले हो, BaCl2 के साथ करवाने वाले हो, तो आप लिखोगे नो पीपीटी, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, ठीक है। तो ये रही आपकी आयनन समाज।